बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत तरीके के फेलियर्स भी फेस किए, बट इंपॉर्टेंट यही था कि लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना अपने अप्रोच में और कोशिश करती रहनी है ताकि फिर हम फाइनली जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें, भले ही थोड़ा वक्त लगेगा। यूपीएससी एकदम सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो जो जिस तरीके से अपनी मेहनत करता है उसके लोगों के मेहनत पे और लोगों के अंडरस्टैंडिंग पे और लोगों कितना फोकस्ड अप्रोच रख के किस डायरेक्शन में कैसे मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से सबको रैंक मिलती है। और पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत कम से कम 10 बार 20 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ो, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उस बुक में। फिर स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री के लिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़नी पड़ेगी बिपिन चंद्रा की, वो भी अच्छी बुक है जो पढ़नी होती है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपने दिन भर के, वीक्स के और महीने भर के टारगेट सेट करने होते हैं। अच्छा, आपको उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। आप कैसे भी पढ़ के अचीव करो, किसी भी टाइम पढ़ के अचीव करो, कितना भी घंटे पढ़ के अचीव करो। डेफिनेटली आरसीए का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा लाइफ में। यहाँ पे मतलब जो जिस तरीके का माहौल मिला है और सीनियर्स रहते हैं जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं जो, तो उन सब चीज़ों में बहुत ही फ़ायदे रहे। सो दोस्तों, वंस अगेन आपको फिर एक ख़ास मेहमान से मिलाना चाहूँगा आज के इस कन्वर्सेशन में। हमारे साथ हैं आकिब और वंस अगेन ही गॉट अ वेरी गुड रैंकिंग इन दिस यूपीएससी 2020 एग्ज़ाम। लास्ट ईयर भी इन्होंने ये अपेयर हुए थे और इनकी रैंकिंग के हिसाब से इनको आईपीएस मिला था, बट इनकी एक ज़िद थी कि हमें आईएएस और अपने रैंक को और भी इम्प्रूव करना है और दोबारा ये सिविल सर्विसेज बैठते हैं और इस बार माशाल्लाह इनकी रैंकिंग 203 आई है। हमारी तरफ से, हम सभी की तरफ से आकिब साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये मेहनत, आपकी ये जो डेडिकेशन है, हम सभी जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है और आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है। आकिब, आप आईपीएस जब मिला था तो मतलब आईपीएस इज़ आल्सो मीन्स एक अच्छी पोजीशन थी, बट ऐसा क्यों लगा कि आपको अपनी रैंकिंग और भी इम्प्रूव करनी है एंड यू आर लुकिंग फॉर आईएएस? ऐसा कब कैसे लगा आपको ये चीज़? मतलब ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही ज़्यादातर जो सपना था वो आईएएस बनने का था, तो डेफिनेटली जब आईपीएस मिला तो बहुत खुशी का मौका था। बट लेकिन ये था हमेशा से, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स देखी थी, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रही हैं। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में बच्चों की या हेल्थ सेक्टर में या तो फिर पॉवर्टी वगैरह की इश्यूज़ देखे गए हैं, तो वो सब ज़्यादा मौका जो मतलब डेवलपमेंटल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो एज एन आईएएस ऑफिसर ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ओके, तो वो सोच करके कि ठीक है अभी मौके भी अटेम्प्ट्स भी बचे हुए थे, तो उन अटेम्प्ट्स को सोचा कि अगर दे दिया जाए तो उसी के थ्रू फिर अभी माशाल्लाह आईएएस मिल जाएगा, तो अब सेटिस्फैक्शन है। हाँ, तो मतलब एक आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करना था और आपको ऐसा लगा कि एज ए आईएएस अगर आप होते हैं तो आप उसको, उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, राइट। और इसमें एक चीज़ और थी कि आपके पास अभी अटेम्प्ट्स बाकी थे और वैसे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अटेम्प्ट्स आपके पास रहती हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एज है, अटेम्प्ट्स है, तो उस अटेम्प्ट्स को अवेल करना चाहिए टू गेट बेटर रैंकिंग, टू गेट बेटर पोजीशन कैडर। तो इसलिए आपने आईएएस चुना। सो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई आपकी ये जर्नी? अगर हम शुरुआत से बात करें, आपकी ग्रेजुएशन से लेके आरसीए तक का सफ़र कैसा रहा आपका शुरू से? एक्चुअली मैं मतलब इस चीज़ की प्रिपरेशन 2017 से किया। 2017 में मेरा पहला अटैम्प्ट था, तो उस साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा। फिर उसके बाद में 2018 के अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में 2019 में क्लियर हुआ और आईपीएस एलोकेट हुआ था। आईपीएस, हाँ। और इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि आईएएस एलोकेट हो जाएगा। तो यही चीज़ है, ये चौथा अटेम्प्ट था मेरा ओवरऑल। और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, मतलब रोलर कोस्टर राइड थी एक तरीके से। अच्छा। बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत तरीके के फेलियर्स भी फेस किए, बट इंपॉर्टेंट यही था कि लगे रहना है, कंसिस्टेंट रहना अपने अप्रोच में और कोशिश करती रहनी है ताकि फिर हम फाइनली जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लें। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़े स्ट्रगल्स लगेंगे, बट लेकिन जो अचीव करना था वो इंशाल्लाह हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से की थी आकिब? मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थी, आईआईटी मद्रास से, और वही मेरा ऑप्शनल भी है। इंजीनियर, आप इंजीनियर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियर नहीं हैं
वो उनको आजकल कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब सारे इंजीनियर दे आर कैप्चरिंग दिस यूपीएससी, मैक्सिमम इंजीनियर्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई लाइक हार्ड एंड फास्ट ट्रेंड बना पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यूपीएससी एकदम सबको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो जो जिस तरीके से अपनी मेहनत करता है उसके लोगों के मेहनत पे और लोगों के अंडरस्टैंडिंग पे और लोगों को कितना फोकस्ड अप्रोच रख के किस डायरेक्शन में कैसे मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से सबको रैंक मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल इंजीनियर्स या कोई भी एक फील्ड के पर्टिकुलर फील्ड के लोग सेलेक्ट होते हैं। सबको अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी मेहनत करेगा तो सबको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। वैसे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। अगर आप में पोटेंशियल है, आप में वो जुनून है कि आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है, तो जैसा कि सर ने बताया है पॉसिबल है। उसके बाद आप दिल्ली आए आपके? जी, जब मैं मतलब पहले अटेम्प्ट के बाद में फिर दिल्ली आ गया था, तो यहीं से फिर तैयारी की और फिर लास्ट 2 सालों से मैं जामिया में ही रहा हूँ। अच्छा। और डेफिनेटली आरसीए का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा लाइफ में। यहाँ पे मतलब जो जिस तरीके का माहौल मिला है और सीनियर्स रहते हैं जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं जो, तो उन सब चीज़ों में बहुत ही फ़ायदे रहे हैं आरसीए के। तो उस मामले में लाइक स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज़, गर्ल्स स्टूडेंट्स या और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर कोई फाइनेंशियली वीक भी है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप खुद को सस्टेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जैसा कि आप ऑलरेडी पहले आईपीएस थे और इस बार दोबारा आप दे रहे थे 4th अटैम्प्ट, तो आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि अभी इस बार जो सिचुएशन थी कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं बच्चों को खासकर, मतलब तो आपको कुछ ये जो सिचुएशन बनी इससे कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आपकी प्रिपरेशन की कोई इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, पता नहीं क्या होगा, इस तरह से कोई सिचुएशन बनी थी इस बार आपके साथ? मतलब जब लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था तो प्रीलिम्स के पहले बहुत कम टाइम बचा था। अच्छा। केवल आई थिंक अराउंड 25-30 डेज़ के आसपास टाइम मिला होगा प्रीलिम्स देने के लिए। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग फेज था कि क्योंकि सब कुछ रिवाइज करके फिर प्रीलिम्स देना और अच्छा करना, उसको क्लियर करना, दैट वॉज टफ। बट आफ्टर दैट मतलब ये रहता है कि कोविड की वजह से सबकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी प्रिपरेशन में तो डेफिनेटली थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट बाकी लोगों ने जो चैलेंजेस फेस किए उसके सामने ये चैलेंज कुछ भी नहीं था। तो उस तरीके से यहाँ पे और आरसीए ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे हम लोग एक साथ रह सकते हैं। बहुत सारी चैलेंजेस आई, बट लेकिन आरसीए एज अ फैमिली लोगों ने मतलब उस चीज़ को सस्टेन किया एंड दे हैव सेल्ड इट थ्रू। तो उस मामले में यहाँ पे रहता है कि एग्जाम्स वगैरह होने में भी कोई दिक्कतें नहीं हुई माशाल्लाह। कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं रहा है। बहुत लोगों ने उससे, जो हम लोगों ने चैलेंजेस फेस किए उससे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और बाकी लोगों ने फेस किए हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश था? जी, इंग्लिश था। और ऑप्शनल पेपर में आपके कौन से सब्जेक्ट थे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। इसके अलावा जीएस की अगर बात करें तो उसके लिए अगर आप बुक्स एस्पिरेंट को बता सकते हैं सब्जेक्ट वाइज तो आपकी बड़ी मेहरबानी रही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली एनसीईआरटी तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंस बुक और मैगजीन होगी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मतलब ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बट फिर भी जो मुझे भी याद आ रहा है मैं उन चीज़ों को बता देता हूँ। जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कवर करना है, क्योंकि जब बेसिक कवर होगा तो वहीं से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और उसी के बेसिस पे ही हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जो बेसिक कवर करें और उसको बार बार रिवाइज करो। फॉर एग्जांपल अब पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत कम से कम 10 बार 20 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हो पढ़ो। बिल्कुल। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है उस बुक में। फिर स्पेक्ट्रम आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री के लिए। ठीक है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़नी पड़ेगी बिपिन चंद्रा की, वो भी अच्छी बुक है जो पढ़नी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही उसके बाद में फिर इकोनॉमी के लिए कोई सच कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, करंट वगैरह से चलते रहते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो देखे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद में इन्वायरमेंट के लिए हैं कुछ सोर्सेज हैं जो लोग करते हैं, तो उनको भी देखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल यही है, कुछ फिक्स सोर्सेज नहीं है, लोग अपने अपने हिसाब से जो सोर्सेज उनको सही लगते हैं। और अभी तो इतने सारे सोर्सेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर कितने जो है टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ाई का, तो ऐसा कुछ फिक्स है क्या? मतलब ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो जो जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कामयाबी मिल जाए वही आपकी टाइम टेबल होगी। फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ आप किस तरह से तैयारी करते थे यूपीएससी की? जी, मतलब क्या रूटीन होता था आपका? ये लगता है कि रूटीन तो मेरा कोई ऐसा एज सच फिक्स नहीं रहा है। कभी मैं जल्दी पढ़ लेता था, कभी रात में देर तक पढ़ता था, तो कोई भी फिक्स रूटीन अच्छा, फिक्स नहीं था। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपने दिन भर के, वीक्स के और महीने भर के टारगेट सेट करने होते हैं। अच्छा। आपको उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। आप कैसे भी पढ़ के अचीव करो, किसी भी टाइम पढ़ के अचीव करो, कितना भी घंटे पढ़ के अचीव करो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत कम टाइम भी पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। Correct. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत वक्त भी पढ़ते हैं बट फिर भी थोड़ा वक्त लगता है उनको सीखने में। तो उसके हिसाब से सबकी अपना अपना कैपेसिटी होती है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है।
तो इसका कोई जनरलिस्टिक फॉर्मूला नहीं है। तो लोगों को ये समझने की मतलब जितने भी बच्चे हैं जो भी एस्पायर कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि आप लोग बस अपनी मतलब जो भी गोल है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, मतलब टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए। उन टारगेट्स को आप ऑनेस्टली अचीव करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। बहुत दिन ऐसे होंगे कि आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए होंगे, बट आपने जितने टारगेट्स अचीव करने में जितनी मेहनत की है उसको लेके भी खुश रहिए। बिल्कुल। बहुत डिससेटिस्फाइड फील करना भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो जितना आपने मेहनत की है उसको लेके सेटिस्फाइड फील करिए और खुद को मोटिवेटेड रखिए कि अगले दिन मैं ज़्यादा बेटर करूँगा। करेक्ट। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एक और आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि बुक्स को बार बार पढ़िए। जी, रिवीजन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको नए नए क्वेश्चंस, नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें आपको पता चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए की पॉइंट है। अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था, क्योंकि 4th अटैम्प्ट था तो घर से प्रेशर हुआ कि अब आप IPS बन चुके हो तो वाई नॉट बेटे अब IPS में लग जाओ, क्यों टाइम लगा रहे हो, इस तरह से मतलब फ्रेंड्स या फिर सर्किल की तरफ से या फैमिली की तरफ से कोई इस तरह का प्रेशर की मतलब पढ़ाई को लेकर सपोर्ट तो होगा ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचे, लेकिन जहाँ तक टाइम देने का वक्त, क्योंकि 4th अटैम्प्ट था तो इसके लिए कुछ आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर थी कि नहीं? मतलब मेरी फैमिली इस मामले में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। कब मतलब मुझे लगता है मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा मेरी फैमिली मेरे एजुकेशन के बारे में हमेशा सोची होगी। बहुत बढ़िया। तो उनका सपोर्ट तो डेफिनेटली अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में। तो उन्होंने उनकी तरफ से तो अभी भी कोई मतलब ऐसा कभी कोई अच्छा। बिल्कुल, अभी मैं अगर 5वां अटेम्प्ट भी दूँ IAS बनने के बाद भी तो दे विल ऑलवेज सपोर्ट। तो मतलब इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि कोई खुल के? हाँ वो रहा है, बट हाँ फाइनेंशियल ट्रबल्स रहे हैं तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी, तो उन सब के लिए कुछ कुछ अपनी तरीके से मैं करता रहता था कि मैनेज हो सके चीज़ें। अच्छा। बट अदरवाइज फैमिली की तरफ से ऐसा अल्लाह के शुक्र से हमेशा माँ बाप भाई बहन सबकी तरफ से पूरा हमेशा सपोर्ट रहा है कि जितना करो, जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में अचीव करो। तो फैमिली का तो फैमिली की तरफ से मतलब फैमिली में कौन कौन है आपके बाप के? हम लोग अम्मी अब्बू हैं और भाई बहन हैं, भाई बहन, और अभी यहाँ ग्रैंडफादर हैं। यू आर द यंगेस्ट इन योर? नहीं, आई एम द एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट ब्रदर जी। ओके, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब भाई बहन जी। हैं। बहुत अच्छा। सो एक लास्ट में जाते जाते आप जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक टिप्स स्ट्रेटेजी के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन 4-5 पॉइंट ऐसे बताइए जिसका ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो और जो आपने गोल सेट की है उसको उस गोल को अचीव करने में वो आपकी जो टिप्स है, स्ट्रेटेजी है, वो हेल्प कर सके। इट्स लाइक एक्चुअली वेरी हार्ड कि कुछ अचानक बताया जा सके, बट आई वुड से कि पहले जो भी लोग हैं जिस भी फील्ड में हैं, फर्स्ट हैव ए गोल क्लैरिटी कि मतलब आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप उसके बाद में फिर गोल क्लैरिटी होने के बाद में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हार्ड वर्क होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को अचीव करना चाहो। तीसरी चीज़ जो है वो मैं कहूँगा कि फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो राइट डायरेक्शन में करो। बिल्कुल। चौथी चीज़ है कि आपके जो रिसोर्सेज हों वो सही हों। मतलब हम कई बार क्या होता है आजकल जब इतना सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है मीडियम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हम कई बार बहुत डिस्क्रीट चीज़ें पढ़ लेते हैं इधर उधर से और वो चीज़ें उतनी काम की नहीं होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी काम का हो फोकस्ड अप्रोच के साथ उन्हीं चीज़ों को लिमिटेड मतलब जी मतलब रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिवीजन बाय कीपिंग योर सोर्सेज लिमिटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वो उतना ही रिटेन कर सकता है। हम बहुत ज़्यादा अगर डाइवर्स चीज़ों को पढ़ लेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, तो फिर हम उतना रिटेन नहीं कर सकते। तो रिटेनिंग के लिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतनी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पिछले बार जो आपकी रैंकिंग थी और इस बार में माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है और जो चाह रहे थे माशाल्लाह वो मिलने वाली है, तो आपको कैसा लगता है कि पिछले बार क्या कमियां रह गई थी जिसको आपने इस बार दुरुस्त किया, सही किया और जो आप चाह रहे थे ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू गेट? मुझे लगता है कि मेरे ऑप्शनल में पिछली बार मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, तो अभी मार्क्स तो आए भी नहीं है, तो पता नहीं कि एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे कैसा परफॉर्म किया है, एंड इट्स वेरी हार्ड टू जज इवन कि कहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस रही है। बट हाँ ये था कि एक पॉजिटिव वाइब्स थी कि पिछली बार से बेटर एग्जाम हुआ है। अच्छा, हाँ वो लगा आपको मतलब? जी, तो जो था चीज़ें मतलब उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश की थी, अपने एसे राइटिंग पे थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की थी। जी हाँ, और जीएस में तो ठीक मार्क्स पहले से ही आ रहे थे माशाल्लाह, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की, और ऑप्शनल में मोस्ट ऑब्ली मार्क्स बढ़े होंगे, बट जब रिजल्ट आएगा फाइनली मार्क्स आएंगे तभी थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा। तो अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा था इस बार आपका? जी इंटरव्यू ठीक था, मतलब ठीक था ना जी। सो फाइनली दोस्तों, आकिब बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जो आकिब को जानते हैं। पिछले बार भी इन्होंने आईपीएस इनको मिला था कैडर, लेकिन एक ज़िद थी, एक डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं कि हमें अपनी रैंकिंग को और सुधारनी है, और चूँकि अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस थे, अटैम्प्ट थी, तो
इस अटेम्प्ट को इन्होंने यूज़ किया और फाइनली दोस्तों देखिए एक सेट एग्जांपल है। मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा सर ने बताया आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी पड़ेगी, टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो बिना हार्ड वर्क के तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये ओवरऑल सर ने जो आपको बताया कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। आकिब सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन, और एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आपको बहुत बहुत मुबारक, और आप ज़िंदगी में और भी तरक्की करें। हमारी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। थैंक्स।